सोचिए, अगर किसी देश का पूरा खजाना ही चोरी हो जाए तो क्या होगा। आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल अविश्वसनीय कहानी की बात करेंगे कि कैसे एक देश की लूटी हुई दौलत एक बहुत ही मुश्किल इंटरनेशनल मिशन के बाद अपने घर वापस आ रही है। 26 करोड़ 70 लाख डॉलर। जी हाँ, यही वो रकम है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। अब इस रकम का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। ये इतनी बड़ी है कि किसी छोटे देश की पूरी इकोनॉमी इसके बराबर हो सकती है। तो ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक देश का भविष्य है, जिसे कह सकते हैं कि छीन लिया गया था। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी चोरी की गई दौलत को वापस लाया कैसे जाए। सुनने में शायद आसान लगे, पर यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये एक ग्लोबल पजल को सॉल्व करने जैसा है, जिसके कई सारे टुकड़े हैं जिन्हें एक एक करके जोड़ना पड़ता है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, जानना होगा कि आखिर ये पैसा आया कहाँ से और इसे लूटा किसने। ये कहानी घूमती है जनरल सानी अबाचा के इर्द गिर्द, एक ऐसा नाम जो नाइजीरिया के इतिहास में समझिए हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। देखिए, 1993 में उन्होंने पावर पर कब्जा कर लिया और फिर अगले 5 सालों तक एक क्रूर मिलिट्री तानाशाही चलाई। और बस इसी दौरान देश के खजाने को एक सोचे समझे सिस्टमैटिक तरीके से लूटा गया। पॉलिटिकल साइंस में ना अबाचा के शासन के लिए एक खास शब्द है, क्लेप्टोक्रेसी। इसका मतलब एक ऐसी सरकार जहां नेता अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल देश के ही रिसोर्सेज को चुराने के लिए करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई सीईओ अपनी कंपनी को लूटकर उसे बर्बाद कर दे। ये एक ऐसी सरकार थी जिसका मकसद लोगों की सेवा करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद को अमीर बनाना था। और यहां से कहानी और भी चौंकाने वाली हो जाती है। ये जो 26 करोड़ 70 लाख डॉलर की रकम है ना, ये जितनी भी बड़ी लग रही हो, सच तो ये है कि ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक अंदाजे के मुताबिक अबाचा ने कुल 5 अरब डॉलर तक की लूट की। 5 अरब मतलब जिस रकम की हम बात कर रहे हैं वो उस चोरी हुए विशाल खजाने का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो ठीक है, पैसा नाइजीरिया से गायब हुआ, लेकिन गया कहाँ? यहीं से कहानी एक इंटरनेशनल थ्रिलर जैसा मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो हमें दुनिया भर में फैले पैसों के एक मकड़ जाल के अंदर ले जाता है। तो देखिए, पैसे का रास्ता काफी लंबा और घुमावदार था। ये नाइजीरिया से निकला, फिर अटलांटिक पार करके अमेरिकी बैंकों तक पहुंचाया गया। यहाँ इसे साफ किया गया, मतलब लॉन्डर किया गया, ताकि इसका असली सोर्स पता करना लगभग नामुमकिन हो जाए। और आखिर में ये पैसा पहुंचा जर्सी नाम के एक छोटे से आइलैंड पर। यह जगह अपनी सीक्रेट बैंकिंग के लिए मशहूर है, तो अब समझ ही सकते हैं कि अवैध पैसा छिपाने के लिए ये एक परफेक्ट जगह थी। अब इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए एक शेल कंपनी का इस्तेमाल हुआ, जिसका नाम था डोराविल प्रॉपर्टीज कॉर्पोरेशन। नाम सुनने में तो किसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जैसा लगता है ना, पर असल में ये सिर्फ एक मुखौटा था, एक नकली कंपनी जो सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि पैसे को छिपाया जा सके और ये राज ही रहे कि असली मालिक कौन है। तो सालों की मेहनत और जांच पड़ताल के बाद अथॉरिटीज ने आखिरकार पैसे का पता लगा ही लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से तो एक नया और शायद और भी ज्यादा मुश्किल चैप्टर शुरू हुआ। इस पैसे को वापस घर कैसे लाया जाए? इसके बाद जो हुआ वो सचमुच में पहले कभी नहीं हुआ था। ये कोई आम डील नहीं थी, ये एक लैंडमार्क अग्रीमेंट था। एक ऐसा समझौता जिसने चोरी की गई संपत्ति को वापस लाने का एक बिल्कुल नया मॉडल, एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। इसने दुनिया को दिखाया कि हाँ, देश चाहे तो मिलकर काम कर सकते हैं। ये एक 3 तरफा पार्टनरशिप थी। एक तरफ नाइजीरिया, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरी तरफ जर्सी। तीनों देशों की सरकारें एक कॉमन गोल के साथ साथ आईं, और वो गोल था ये पक्का करना कि चोरी हुआ पैसा नाइजीरिया के लोगों तक वापस पहुंचे, क्योंकि असली हक तो उन्हीं का था। अब जिस कानूनी तरीके का इस्तेमाल किया गया वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे कहते हैं सिविल एसेट फोरफिचर। आसान भाषा में इसका मतलब है कि सरकार किसी भी ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकती है जो किसी क्राइम से जुड़ी हो, भले ही किसी व्यक्ति पर वो क्राइम साबित हुआ हो या नहीं। ये एक तरह से इंसान पर नहीं, बल्कि सीधे पैसे पर ही मुकदमा चलाने जैसा है। और इस समझौते का असर वो बहुत गहरा था। जैसा कि जर्सी के सॉलिसिटर जनरल मार्क टेम्पल क्यूसी ने खुद कहा, ये नाइजीरिया के लोगों के लिए एक जीत थी। बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात थी न्याय की, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती को सुधारने की।
और यही कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखती है। देखिए, ये पैसा सिर्फ सरकारी खजाने में वापस नहीं जा रहा, नहीं। इस अग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि इसका इस्तेमाल 3 बहुत ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। लागोस इबादान एक्सप्रेसवे, अबोजा कानो रोड और दूसरा नाइजर ब्रिज। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सीधे सीधे लाखों नाइजीरियन लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो पैसा वापस आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा चैलेंज सामने है, वो ये कि इस बात को पक्का कैसे किया जाए कि ये पैसा सच में उन प्रोजेक्ट्स पर ही लगे जिनके लिए इसे वापस लाया गया है, और कहीं ये दोबारा करप्ट अधिकारियों के जेब में ना चला जाए। और देखिए, यही किसी भी एसेट रिकवरी कोशिश का सबसे बड़ा खतरा होता है, दोबारा लूट का खतरा। मतलब जो पैसा इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से वापस लाया गया है, वो कहीं फिर से चोरी ना हो जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस खतरे से निपटने के लिए एक मल्टी लेवल सेफ्टी सिस्टम बनाया गया है। एक तरफ तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इसकी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करेंगे, और दूसरी तरफ नाइजीरिया का सिविल सोसाइटी नेटवर्क अगेंस्ट करप्शन खुद इन प्रोजेक्ट्स के फंड्स पर नजर रखेगा। ये सब इसलिए ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सरकार जवाबदेह हो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का ये मॉडल दुनिया भर में दोहराया जा सकता है? ये केस तो यही दिखाता है कि हाँ, ये मुमकिन है। ये ग्लोबल करप्शन के खिलाफ लड़ाई में उम्मीद की एक किरण की तरह है। लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये तो बस एक शुरुआत है। काफी कुछ है सोचने के लिए, है ना?